Good morning, everyone. So we'll start with our today's lecture now. अब यूनिट 5 का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, विंडोज़ बेस्ड वर्सेस लिनक्स बेस्ड आर्किटेक्चर. मतलब आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज जो है दे बेसिकली try to use any one type of architecture for the company's network. कंपनी में हम लोग जो सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उसको सेटअप करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ आपस में इजीली काम कर पाए, एक दूसरे से वो अपने टास्क शेयर कर पाए. तो उसके लिए आज के टाइम पे इंडस्ट्री में हम लोग दो टाइप के आर्किटेक्चर शेयर करते हैं, या तो विंडोज़ बेस्ड रहेगा या वो लिनक्स बेस्ड रहेगा, और इट माइट बी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. कंपलसरी नहीं है कि अगर विंडोज़ बेस्ड है तो उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता, और लिनक्स बेस्ड है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता. इट्स गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. ठीक है, सो कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं अभी आज हम लोग. दैट्स आवर टॉपिक फॉर टुडे. सो देखो यहाँ पे ओके. So Linux and Windows, we have two types of operating system. आप जो Android यूज़ करते हैं, Android is basically Linux based. और अगर हम लोग Windows यूज़ करते हैं, Windows तो Windows ही है, उसका और कोई वैसा ऑल्टरनेटिव नहीं है. बट हाँ, Linux में अगर आप देखेंगे हम लोग के पास बहुत सारे उसके अलग अलग वेरिएशंस है. ओके. और लिनक्स जो है वो मेनली स्टार्टिंग में हम लोग के पास एक यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था. आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ा रहेगा, उसमें बेसिक आपको ये वाले पॉइंट्स कहीं ना कहीं कवर हुए रहेंगे. सो बेसिकली हम लोग के पास स्टार्टिंग में यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था. अब ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर हम लोग के पास सर्टन लिमिटेशंस थे. जैसे अगर मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना रहा हूँ तो वो टाइम पे वहाँ पे हम लोग जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं वो लिमिटेशंस था. इंटरनेट के थ्रू अगर मुझे कनेक्ट करना है तो वो टाइम पे तो इंटरनेट ज़्यादा पॉपुलर था ही नहीं, तो उसके रिलेटेड कुछ सपोर्टेबल चीज़ें नहीं थे. अगर मुझे गेम्स बनाने हैं, GUI ऐड करना है, मतलब जिससे आपको वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिखे, बटन दिखे, जिससे यूज़र्स को इजी पड़े वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए. तो यूनिक्स में स्टार्टिंग में ये भी डिफ़िकल्टीज थे. मैं 1980s की बात कर रहा हूँ, लेट 1980s की, बिकॉज लिनक्स जो है वो 1992 में पिक्चर में आता है. ठीक है, और आई होप आपको पता रहेगा कि किसने बनाया है लिनक्स को. यस, एनीवन? किसने बनाया? लिनस टॉरवॉल्ड, दैट्स द नेम ऑफ अ पर्सन. लिनस, LENUS, और उसी के ऊपर से हम लोगों ने लिनक्स नाम रखा है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारा जो आर्किटेक्चर है, बहुत सारे जो पैटर्न्स है लिनक्स के, वो आपको यूनिक्स में से बोरो किए हुए मिलेंगे. बिकॉज यूनिक्स यूज़ करके जो यूजर्स, मतलब जो टेक्निकल पर्सन्स, जो डेवलपर फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनमें से एक लिनस टॉरवॉल्ड है जिसने ट्राई किया कि हम लोग ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जिसको लोग खुद से अपडेट भी कर पाए, खुद से कस्टमाइज भी कर पाए, और एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग एक कम्युनिटी को भी अगर अगर दे तो वो भी उसको अपडेट कर पाए. तो बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स जब मिलेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो और बेटर वर्क कर पाएगा और बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू. आप देखो कि विंडोज़ जो है वो सिर्फ विंडोज़ की जो कंपनी है वही खुद से अपडेट करती है, और किसी को वो अपना कोड चेक करने नहीं देते. बट लिनक्स में क्या होता है, कंपनीज जो है वो खुद से एग्जामिन कर सकते हैं, खुद से अपने कस्टमाइज चेंजेस अप्लाई करके अपने खुद के कंपनी के लिए वो लोग उसको सेटअप कर सकते हैं. तो अगर मुझे अगर सपोज NM कॉलेज में अगर नेटवर्क सेटअप करना है, कंप्यूटर लैब सेटअप करना है,
एक मेन सर्वर सेटअप करना है जिसके ऊपर आपका देखो ये सैप सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। आप देखो कि सैप सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत बड़ा है। इट टेक्स करोर्स ऑफ रुपीज टू इंस्टॉल सच सॉफ्टवेयर, बिकॉज उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के डिटेल आ गए, एम्प्लॉयज़ का सैलरी पैटर्न उसी में आ गया, स्टूडेंट्स के डिटेल उसी में आ गए। आपको अगर मुझे अटेंडेंस मार्क करना है तो वो अटेंडेंस भी मैं डायरेक्टली एक्सेल फाइल जो है वो एक लोकेशन पे जाके अपलोड कर देता हूँ। मुझे अलग से हर एक स्टूडेंट को कॉल करके प्रेजेंट है नहीं है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने एक्सेल शीट वहाँ पे अपलोड किया, उसके बाद जो ऑफिस स्टाफ है वो डायरेक्टली वहाँ से ही डिफ़ॉल्टर लिस्ट निकाल सकता है। उनको भी ये लिस्ट बहुत इजीली मिल सकता है। ऑन द क्लिक ऑफ बटन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिफ़ॉल्टर लिस्ट निकाल सकते हैं। सेम वे रिजल्ट्स भी जो है वो भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। रिजल्ट्स भी हम लोग एक्सेल फाइल या कुछ एक फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, स्टूडेंट्स को विजिबल रहेगा। देन उसके बाद हम लोग ऑफिस स्टाफ को देंगे, वो उसको वापस आगे मार्कशीट में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर ने सिंपल कर दिया। अब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अगर हम लोगों को यूज़ करना है, या ये सॉफ्टवेयर यूज़ जो कर रहे हैं आपके ऑफिस स्टाफ, वो ऑफिस स्टाफ अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, इट माइट बी विंडोज़, इट माइट बी लिनक्स। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे लगता है कि लिनक्स में बेटर फंक्शनैलिटीज़ है कंपेयर टू विंडोज़, तो मैं अपने एनएम कॉलेज में जो सर्वर सेटअप करूँगा वो सर्वर में लिनक्स पे सेटअप करूँगा, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं विंडोज़ यूज़ करने दूंगा। मतलब जो ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस में जो आते हैं एनएम कॉलेज के, जो वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, अकाउंट्स काम कर रहे हैं, अटेंडेंस, रिजल्ट्स, एडमिशन, और जो टीचिंग स्टाफ है वो जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी कॉलेज के नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो उनके पास जो कंप्यूटर्स है उसके ऊपर भी मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने दूंगा। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे मेरा सर्वर जो है वो लिनक्स बेस्ड है सपोज, बिकॉज लिनक्स के अंदर बेटर फंक्शनैलिटी है। लिनक्स जो है वो मुझे एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा चीज़ें दे रहा है। अगर मैं सैप के जितना अगर बड़ा सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो टाइम पे वो जो सैप सॉफ्टवेयर है वो जहाँ पे मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैं सपोर्ट में डाल रहा हूँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना सिक्योर है या नहीं है ये तो मुझे पता होना चाहिए। और वो मुझे पता कैसे चलेगा, जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कोड जो है वो मुझे एक्सेस करने देगा तो ही मुझे पता चलेगा। तो लिनक्स जो है ना वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब उसका सोर्स कोड जो है वो ओपन है। मतलब जो कोडिंग आपने अप्लाई करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है वो कोडिंग हर किसी को एक्सेसिबल है। आप भी अगर ट्राई करेंगे तो आपको भी वो मिलेगा कोड। तो वो कोड को स्टडी करके हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सॉफ्टवेयर के लिए सूटेबल है नहीं है। कहीं पे अगर उसमें सिक्योरिटी लूप होल है तो मैं उसको पैच कर सकता हूँ, मैं खुद से वहाँ पे कोडिंग अप्लाई कर सकता हूँ। और उसके बाद में हम लोग उसको सर्वर पे सेटअप कर सकते हैं। तो मतलब आपके साइड से आप खुद से एग्जामिन कर सकते हो कुछ चीज़ें, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे आर्किटेक्चर के लिए ऐसे कुछ जो फंक्शंस लिनक्स दे रहा है वो हार्मफुल हो सकता है, वो मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, तो वो फंक्शंस को हम लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं। और सर्टन अगर कुछ चीज़ें अगर उसमें मिसिंग है तो हम लोग खुद से उसको ऐड भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली। तो वो ओपन सोर्स होने का बेनिफिट होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो हम लोग विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ एक्सपी 7 ये सारे जो यूज़ करते हैं, ये सारे अगर आप देखेंगे दिस ऑल आर क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसका सोर्स कोड किसी को भी विजिबल नहीं है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इसका सोर्स कोड अगर रिक्वायर्ड है तो वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वो सिर्फ विंडोज़ के पास है। तो अगर मुझे पता करना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर है कि नहीं है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखो कि बहुत सारे लोग जो है ना स्टार्टिंग से हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं तो हम लोगों के पास वो पैम्परिंग है कि हर एक चीज़ यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा, तो लोगों को आदत हो गया है अभी, बराबर है।
तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको अगर कुछ चीज़ बेटर भी मिलते रहेगा तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि मुझे आदत है कि हाँ चलो इसी ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का आदत है, इसके शॉर्टकट्स मुझे पता है, तो मैं इसके साथ बहुत इजीली वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं लिनक्स यूज़ करूँगा तो मुझे अलग से वापस मेहनत करना पड़ेगा, अब वो मुझे नहीं करना है, तो इसके लिए मैं विंडोज़ ही यूज़ कर रहा हूँ सपोज़। तो इसमें आप देखो कि यही यही रीजंस की वजह से कभी कभी जो अटैकर्स है ना वो बहुत बड़े लेवल पे अटैक भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा रहेगा कि रैंसमवेयर अटैक हुआ था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। रैंसमवेयर, रैंसम समझते हैं? रैंसम मतलब किडनैपर होता है, किडनैपर किसी को किडनैप करते हैं, बाद में रैंसम मांगते हैं, मतलब कि आप इतना करोड़ दो तो मैं जिसको भी किडनैप किया उसको छोड़ूंगा, ऐसा। तो बेसिकली एक रैंसमवेयर, रैंसमवेयर मतलब जैसे किडनैपिंग होता है फिजिकली, वैसे ही देर आर टीम ऑफ हैकर्स जिन्होंने क्या किया बेसिकली कि बहुत सारे जो कंप्यूटर्स है, विंडोज़ कंप्यूटर्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक एंट्री पॉइंट था। मतलब आप अगर ईमेल अगर भेजते हैं ना, तो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एंट्री पॉइंट होता है उसका, पोर्ट नंबर बोलते हैं उसको हम लोग। पोर्ट नंबर मतलब डोर नंबर। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे पोर्ट नंबर्स रहते हैं। तो आप क्या चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, क्या चीज़ सेंड या रिसीव कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से अंदर या बाहर आता जाता है। इसको हम लोग डोर या एंट्री पॉइंट बोलते हैं। अब ऐसे कोई पोर्ट्स, ऐसे कोई एंट्री पॉइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आने के या ऑपरेटिंग सिस्टम से डेटा बाहर जाने के, वो अगर हैकर को अगर खुले मिल जाता है, इट मीन्स कि वो पोर्ट नंबर या वो डोर से हैकर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। और यही सेम चीज़ जो है ये विंडोज़ के साथ हुआ था। देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ransomware attack on Windows। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वॉनाक्राई नाम का रैंसमवेयर अटैक था। अब ये जो रैंसमवेयर अटैक था, इसने किया क्या, यहाँ पे देखो, आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो लॉक हो गया। अब इसने क्या बोला, एक एक पोर्ट था जो बहुत टाइम से ओपन था, दैट्स एन एंट्री पॉइंट फॉर देयर डेवलपर्स और बाकी सब के लिए, ठीक है, कि जहाँ से वो लोग आपको बेसिकली आपके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। और ये बहुत टाइम से था, विंडोज़ को पता था, उन्होंने बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये एक डोर ओपन रखा था। और ऐसा भी बोलता है कि जो यूएस का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, उन्होंने ये पोर्ट ओपन रखा था सो दैट अगर फ्यूचर में कहीं पे भी अगर उनको कोई कंट्री के साथ वॉर लाइक सिचुएशन अगर होता है, तो वो कंट्री के जो सर्वर्स है, मिलिट्री सर्वर्स जो है, वो अगर विंडोज़ बेस्ड है तो उसको वो लोग हैक कर सके, उसको वो लोग जाम कर सके। इसके लिए ये विंडोज़ के साथ माइक्रोसॉफ्ट एसविन हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो बेसिकली यूएस बेस्ड है, तो यूएस ने ये बैकडोर रखा था अपने पास। तो वो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे वो सेम बैकडोर जो है, मतलब ये एक रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये यूएस मिलिट्री ने बनाया हुआ था, लेकिन हैकर के एक टीम के पास ये गलती से मिल गया उनको, उन्होंने चोरी कर लिया इसको, और उन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड के बहुत सारे दूसरे दूसरे जो कंट्रीज़ है, वो सारे कंट्रीज़ के जो हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स है, ऑफिस के जो कंप्यूटर्स है और घर के जो कंप्यूटर्स है, वो सब जो है ना वो ऐसे लॉक हो गए थे, वो बैकडोर जो ओपन था एक उसके थ्रू। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको ये अगर वापस अगर ओपन करना है, अपना कंप्यूटर अनलॉक करना है, आपके सारे फाइल्स जो है वो एनक्रिप्ट हो गए, मतलब आप वो अभी पढ़ने के पैटर्न में नहीं है। सो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके फाइल, आपके कंप्यूटर में जो डेटा है जो अभी लॉक हो गया, एनक्रिप्ट हो गया है, जो आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज एनक्रिप्ट हो गया, तो अगर आपको उसको अनलॉक करना है तो हम लोग कीज़ देंगे, लेकिन उसके सामने आपको हम लोगों को रैंसम अमाउंट देना पड़ेगा। रैंसम अमाउंट इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। बिटकॉइन एक वर्चुअल मनी होता है,
और इसका बेनिफिट ये रहता है कि कहाँ से किसके पास ये पैसा जा रहा है वो हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो अगर कोई भी अगर बिटकॉइन वे में अगर पैसा डिमांड करेगा, रैंसम डिमांड करेगा, तो कहाँ से कौन से अकाउंट में गया ये पता नहीं चलता है। ये कोई बैंक नहीं होता है, इसके लिए अलग से एक इनके सर्वर्स ही चलते हैं। तो पेमेंट जो होता है बिटकॉइन से वो ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए उन्होंने बिटकॉइन फॉर्मेट में रैंसम डिमांड किया। और बाय द वे आज के टाइम पे एक बिटकॉइन का प्राइस जो है ना वो $20,000 है, 1 बिटकॉइन। तो अभी का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, $20,000 मतलब आप अगर इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करोगे तो वो लैक्स में जाता है। तो इतना बड़ा अमाउंट है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको आधा बिटकॉइन भी देना है तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बराबर है $10,000। अगर आप इसमें अगर आप देखोगे, मैं बोलूँगा कि छोड़ मेरा डेटा, लेकिन हाँ अगर हॉस्पिटल्स अगर है, आप देखो कि जो उनके पेशेंट्स है उनके रिपोर्ट्स उसमें अगर वो जो कंप्यूटर के ऊपर पेशेंट्स के रिपोर्ट है जिसको फॉलो करके डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला था वो अभी लॉक हो गए, तो तकलीफ है। तो ये जो है ना ये विंडोज़ 10 को छोड़ के बाकी ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक स्पेसिफिक पोर्ट जो है वो ओपन था और वो विंडोज़ को पता था, उन्होंने उसको पैच नहीं किया था, लेकिन विंडोज़ 10 में उन्होंने उसको पैच कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई अटैक ये लाइव हुआ है, न्यूज़ में बहुत सारा आया था, आपने कभी सुना या नहीं सुना आई डोंट नो। तो यहाँ पे देखो कि हम लोग के पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सालों से एक ऐसा पैच, एक बैकडोर था जो यूएस ने अपने पर्पस के लिए रखा था, लेकिन गलती से कोई दूसरे हैकर की टीम ने चोरी करके इसको मिसयूज़ किया। वर्ल्ड के बहुत सारे कंप्यूटर्स को हार्म किया उसने और उसके अगेंस्ट बहुत सारा पैसा भी कमाया। आप देखो कि अगर 100 हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स को अगर मैंने ऐसे लॉक किया हुआ है और आज के डेट में एक बिटकॉइन का प्राइस $20,000 है, ये आज से 4-5 साल पहले हुआ था। तो वो टाइम पे चलो मैं अगर गिनता हूँ कि एक बिटकॉइन का प्राइस अगर $12,000 भी रहेगा, तो अगर मुझे 100 हॉस्पिटल में से 50 हॉस्पिटल भी अगर एक एक बिटकॉइन मुझे एज अ रैंसम देता है तो मेरे पास तो $1,20,000 आ गया। उसको अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं करोड़पति बन गया, बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो कि ऐसे कुछ लूपहोल्स जो थे वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको कभी अलाउ ही नहीं किया। और लिनक्स में ये सब आप देख पाते हो, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी रहता है जो बार बार ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को स्टडी करते रहते हैं। और अगर कहीं पे भी अगर उनको ऐसा कुछ चीज़ मिलता है तो वो लोग अपना जो कम्युनिटी रहता है ना, डेवलपर कम्युनिटी, वहाँ पे वो इन्फॉर्म करते हैं, तो हर किसी को पता चल जाता है एंड वो उसके बाद में अपने हिसाब से प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकता है। तो ये एक एडवांटेज होता है जब अगर हम लोग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं उसका। दूसरा बात कि विंडोज़ जो है वो कंपलसरी अगर आपको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना है। आप देखो कि हम लोग घर होम पर्पस के लिए जब यूज़ करते हैं ना, मेरे पास ये विंडोज़ 10 है, इसका लाइसेंस नहीं है मेरे पास। अब मैं होम पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई मेरा ऑफिशियल ऑफिस नहीं है जहाँ पे मैं लाखों का डील कर रहा हूँ, मैं क्रोर्स का बिजनेस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, अगर एनएम कॉलेज के ऑफिस स्टाफ जो है वो अगर विंडोज़ का लाइसेंस वर्जन यूज़ ना करे अपने ऑफिस कंप्यूटर्स पे, देन दैट इज़ नॉट अलाउड। वो टाइम पे अगर विंडोज़ के साइड से अगर सरप्राइज विजिट होता है कॉलेज में और वो टाइम पे उनको अगर मिलता है कि आपके कंप्यूटर्स पे पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है लाइसेंस के बिना के, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। आप देखो हम लोग के पास जो कॉलेज है, सपोज उसमें 200 कंप्यूटर्स है, विंडोज़ का एक लाइसेंस मुझे 2000 में आता है, 2000 रुपीज़ फॉर 1 लाइसेंस, मल्टीप्लाई विथ मेरे पास 200 कंप्यूटर्स है, कितना अमाउंट मेरा गया जस्ट फॉर लाइसेंसिंग। उसके सामने लिनक्स जो है वो आपको एक GPL लाइसेंस के थ्रू आता है, लाइसेंस आता है बट इट्स कॉल्ड एज GPL लाइसेंस, दैट इज जनरल पब्लिक लाइसेंस। मतलब
लिनक्स के बहुत सारे अलग अलग जो वेरिएशंस है, अलग अलग टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लाइक आप देखो कि लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड है, दूसरा एक रेडिट नाम से है, तीसरा उबंटू है, देन फ्रोयो है। ऐसे बहुत सारे लिनक्स के अलग अलग वेरिएशंस है। तो उसमें से कुछ जो वेरिएशंस है लिनक्स बेस्ड, जैसे उबंटू है, ओके, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ दिखता है उबंटू। तो जो उबंटू है इट्स फ्री टू यूज, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री टू यूज। और आप अगर इसको यूज करेंगे तो ये बहुत यूज करने में सिंपल भी है। आप एक बार ट्राई करके देखना। और इसके जो अपडेट्स है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहते हैं। जैसा हम लोग मोबाइल में जो अपडेट्स देखते हैं, तो मोबाइल में जैसे अपडेट्स होते हैं ना, वैसे अपडेट्स आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे सिमिलर मिलेगा। एक तो फास्टर भी है ये कंपेयर टू विंडोज़। और दूसरी बात कि आपको अगर इसको यूज़ करने का एक बार अगर हैबिट हो गया, तो आप बहुत इजीली इसके दूसरे वर्जन्स भी यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स के साथ आपका एक कनेक्शन बन जाएगा और आप उसके बाद में बहुत सारे दूसरे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यूज़ कर पाएंगे लिनक्स बेस्ड। ठीक है, सो दिस वन इज़ फ्रीली अवेलेबल। रेडिट जो है वो फ्री में नहीं है, उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ड्रॉबैक है उसका कि आपको वहाँ पे वो रेडिट जो है वो पूरा आपको फ्री में देते नहीं है, और फ्री में देते भी है तो सपोर्ट फ्री में नहीं होता है। तो अगर आप उसको अगर अपने सर्वर पे अगर सेटअप कर रहे हैं, आपका सर्वर अगर रेडिट बेस्ड है, ठीक है, रेडिट भी एक जैसा आपका एंड्रॉयड है लिनक्स बेस्ड, वैसा रेडिट भी लिनक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कंपनी जिसने वो रेडिट बनाया है लिनक्स को ओरिजिनल मॉडिफाई करके, वो कंपनी का नाम रेडिट है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अपना नाम दिया उसको। तो रेडिट अगर आप देखेंगे ना, तो उसके लिए आपको उसका आपको सपोज अगर अपना सर्वर ऑफिस का सेटअप करना है जिस पे क्लाउड सपोर्ट देना है, आपके डेटा जो है वो फैच होंगे क्लाउड से, स्टोर होंगे क्लाउड पे, मॉडिफाई होंगे वहाँ पे, मल्टीपल यूजर्स वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, वहाँ से आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो वो टाइम पे लिनक्स का अपना खुद का एक क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है रेडिट का। अब ये जो आप यूज़ करेंगे ना, तो उसके लिए आपको कंपलसरी उसके सर्टेन चार्जेस पे करने पड़ता है। आपको वो पूरा फ्री में नहीं देंगे, उन्होंने भी मेहनत की है। और अगर चलो अगर आपने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में ले भी लिया, तो उसको सेटअप करने के लिए, वो सेटअप करने के बाद में अगर उसमें कोई टेक्निकल ग्लिचेस आता है, प्रॉब्लम आता है, तो वो सॉल्व करने के लिए आपको उनके जो टीम है, रेडिट के जो टीम है, उनका सपोर्ट लगेगा। और सपोर्ट जो है वो ईयरली बेस का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज कि $1000 का मेरा एक ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उतना आपको देना पड़ेगा, सपोर्ट फ्री में नहीं मिलेगा। सो बेसिकली अगर होम पर्पस के लिए अगर मुझे लिनक्स यूज़ करना है, देन इट्स फ्री लाइक उबंटू एंड मेनी अदर। लेकिन अगर सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो सपोर्ट फ्री में नहीं है। दैट्स द डिफरेंस। विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ पूरा ही पैसा आपको देना है। तो आपने जो उसके 2000 का सपोज मैंने विंडोज़ का लाइसेंस परचेस किया, तो इसी में उसका सपोर्ट भी आ गया। और लाइफ लॉन्ग विंडोज़ का वो स्पेसिफिक वर्जन, सपोज विंडोज़ 10 का मैंने लाइसेंस परचेस किया फॉर 2000, तो अब विंडोज़ 10 का वो स्पेसिफिक जो वर्जन है विंडोज़ 10, वो माइक्रोसॉफ्ट जब तक उसके ऊपर अपडेट जनरेट करते रहेगा, तब तक मैं वो विंडोज़ 10 वर्जन जो है वो यूज़ करते रहता हूँ। मार्केट में भले विंडोज़ 15, 20, 25 कोई भी आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट जब तक उस पर अपडेट दे रहा है तब तक मैं उसको फ्री में यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं उसको अपग्रेड नहीं कर सकता। मैंने लाइसेंस सिर्फ विंडोज़ 10 के लिए लिया है। अब फ्यूचर में सपोज विंडोज़ 15, विंडोज़ 20 आ गया, तो अगर मुझे उस पर अपडेट करना है तो वापस मुझे वो विंडोज़ 20 का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। ये उसका ड्रॉबैक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो दोनों के अपने एडवांटेजेस है, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस है। लिनक्स एज आई सेड कि उसके एडवांटेजेस भी है। आपको जीपीएल लाइसेंस के थ्रू आता है, मतलब आपको अलग से कोई लाइसेंस फी पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जीपीएल स्टैंड्स फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस, बराबर है। लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है, आप अगर इसको सर्वर पे सेटअप कर रहे हैं तो जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है उनके टेक्निकल टीम के साइड से, वो सपोर्ट आपको फ्री में नहीं मिलता है। वो सपोर्ट के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं ₹1000 सपोर्ट का पे कर रहा हूँ,
तो अगर मैं 10 साल के लिए अगर यूज़ करता हूँ तो मेरा ईयरली अगर $1,000 है, $1,000 की मैं बात कर रहा हूँ, ₹1,000 नहीं, तो $1,000 अगर मेरा एक ईयर का उनके जो सपोर्ट चार्जेस है, तो 10 साल के लिए तो मेरा कितना हो गया, $10,000 हो गया। अब आप देखो कि उसी के सामने अगर मैंने विंडोज़ का अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया रहता था तो मुझे 2,000 ही जाते थे वहाँ पे, बराबर है, ₹2,000 डॉलर नहीं, और वो लाइफ लॉन्ग मुझे वहाँ से विंडोज़ के साइड से वो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट मिलता था। हाँ, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता था, विंडोज़ 10 के बाद विंडोज़ 20 अगर आया और उसमें कुछ लेटेस्ट फीचर्स आए, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो वापस मुझे विंडोज़ 20 का लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो लिनक्स आपको यूजर्स लेवल पे वो आपको फ्री में यूज़ करने देता है, लेकिन आप प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ करेंगे तो सपोर्ट के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे तो लिनक्स अर्न्स मोर कंपेयर टू विंडोज़ गेटिंग। और यहाँ पे बेनिफिट क्या रहता है, मैंने उसका सपोर्ट का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो अब आपके मोबाइल में कैसे होता है कि सपोज अगर एंड्रॉयड 9 है और एंड्रॉयड 10 आया तो आपको अपडेट आता है, आप इंस्टॉल करो, आपका मोबाइल में ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो अपडेट हो गया, है ना। ऐसे ही होता है। विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है, विंडोज़ में कभी आपको ऐसा अपडेट नहीं आता है, विंडोज़ में आपको अलग से वो परचेस करना पड़ता है। लिनक्स में ये पॉसिबल है। तो अगर मैंने अपने कंप्यूटर पे भी अगर मैंने सपोज उबंटू 18 डाल के रखा है तो अपडेट आएगा तब मैं ऑटोमेटिकली उबंटू 19 कर दूंगा, मेरे सारे नए फीचर्स जो है वो अपडेट हो गए। सो ये बेनिफिट होता है उसका। और लिनक्स के सॉरी विंडोज़ के अंदर जो हम लोगों के वर्जन्स बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। विंडोज़ में आपका विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, दिज आर द वर्जन्स। और लिनक्स में डायरेक्ट वर्जन्स नहीं आता है, वी हैव डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं हम लोग, याद रखो। विंडोज़ का लाइसेंस का जो मैंने आपको बोला वो है, दिज आर द वर्जन्स ऑफ विंडोज़, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं हम लोग। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, विंडोज़ ऑफर्स फीचर्स लाइक मल्टीपल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, बराबर है। आप विंडोज़ को इंटरेक्ट कर सकते हैं मैक के साथ में, लिनक्स के साथ में, यूनिक्स के साथ में। मल्टीपल प्रोसेसिंग पॉसिबल है इसमें, क्लाइंट सर्वर पॉसिबल है। देन आप यहाँ पे कैश मेमोरी का मतलब है कि इंटरनल एक छोटा सा स्टोरेज रहता है जिससे आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग फास्ट हो सकता है। वर्चुअल मेमोरीज हम लोग सेटअप कर सकते हैं, वर्चुअल रैम हम लोग सेटअप कर सकते हैं जिससे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। पोर्टेबिलिटी पॉसिबल है, बराबर है। आप ये सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अलग से कोई एक सीडी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो लैपटॉप आप कहीं पे भी लेके घूम सकते हैं, है ना। देन उसमें आप अलग से वापस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ है और उसका हिस्ट्री दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विंडोज़ वर्सेस लिनक्स आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो विंडोज़ वर्सेस लिनक्स क्या है, व्हाट इज़ लिनक्स। फ्री है, ये फ्री जो वर्ड है, एंड ओपन सोर्स। याद रखो ओपन सोर्स, कुछ चीज़ें अगर ओपन सोर्स है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपलसरी फ्री होगा। सो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर हेड। देर आर हेल लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच आर ओपन सोर्स बट नॉट फ्री। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि रेडिट जो है, ठीक है, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज रेडिट। सो ये रेडिट के जो सॉफ्टवेयर, रेडिट इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे आप जब इसको परचेस करोगे ना, क्या लिखा है, ओपन सोर्स वर्क है, बराबर है। आप इसका सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, इसके अलग से सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं और वो आपको क्लाउड बेस्ड बहुत सारे अलग अलग आज के टाइम पे जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है ऐसे टेक्नोलॉजीज रेडिट के ऊपर आपको मिलेंगे। लेकिन आपको सर्टन लेवल के बाद उसका पैसा पे करना पड़ता है, तो वो फ्री में नहीं मिलता आपको। अब आप इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट समझो कि इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर समझो, लेकिन पैसा भरना पड़ता है। तो होम पर्पस के लिए विंडोज़ में कैसा होता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे बेस पे जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आता है विंडोज़ नॉट जेन्यून और एक्टिवेट विंडोज़ करके लिखा हुआ आता है। लिनक्स में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है, ये आपका बेनिफिट हो गया।
क्योंकि आपको वो जनरल पब्लिक लाइसेंस ऑफर करता है। आप ऑफिस में भी इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे। लिनक्स कोई पैसा नहीं मांगेगा, हाँ जब तक आप सपोर्ट नहीं मांगते उसके पास से तब तक आपको कोई पैसा नहीं देना है, सपोर्ट फ्री में नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वही दिया है, सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स। आपके बहुत सारे जो फीचर्स आर्किटेक्चर है इसमें, जो कमांड्स लिनक्स में काम करते हैं वो बहुत सारा उन्होंने यूनिक्स में से बोरो किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, जैसे आप देखो कि विंडोज़ और इंस्टॉल करते हैं तो आपको विंडोज़ में सी ड्राइव मिलते हैं, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, देन उसके अंदर वापस कुछ दूसरे फोल्डर्स रहते हैं जहाँ पे आपके बाकी के जो विंडोज़ के जो काम के सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल रहते हैं। तो वैसे ही आपका जो ये फोल्डर आर्किटेक्चर है ना, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय आर्किटेक्चर। क्योंकि ये फोल्डर के अंदर ये सॉफ्टवेयर होगा, ये सॉफ्टवेयर का फाइल यहाँ पे होगा, ये ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे होगा, सिक्योरिटी फाइल्स यहाँ पे होंगे। आप अगर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, बराबर है। वी हैव सिस्टम नाम का फोल्डर, system32 है हम लोगों के पास। ऐसे अलग अलग होता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ा रहेगा। तो बेसिकली लिनक्स के अंदर भी जो वो फोल्डर आर्किटेक्चर था ना, वो लिनक्स ने यूनिक्स पे के पास से फॉलो किया हुआ है। तो अगर आपको यूनिक्स का फोल्डर आर्किटेक्चर पड़ता है तो लिनक्स का भी सिमिलर है विथ सम अपडेट्स। तो ये बेनिफिट है। आप मैं ये लिंक शेयर करूंगा, आप वापस एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ के हो गया। ये देखो, दिस इज द पर्सन, फिनलैंड है, इसको इसके लिए हम लोग फिनिश स्टूडेंट बोलते हैं। सो फिनलैंड का एक स्टूडेंट था जिसने ये लिनक्स टॉरवॉल्ड नाम का, जिसने ये लिनक्स बनाया 1991 के टाइम पे, जो टाइम पे विंडोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और उसका अगर आप इम्पोर्टेंस देखोगे ना, कि विंडोज़ ने एक विंडोज़ विस्ता बनाया अर्ली 2000 के टाइम पे, ठीक है। और वो विंडोज़ विस्ता इतना बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम था। आप देखो कि आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स पे ना विंडोज़ विस्ता के पहले विंडोज़ एक्सपी चलता है। तो आपको आज भी बहुत सारे कंप्यूटर्स पे विंडोज़ एक्सपी मिलेगा, विंडोज़ 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा। आपको कोई कंप्यूटर ऐसे नहीं मिलेंगे जिसके ऊपर विंडोज़ विस्ता रहेगा, बिकॉज वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही विंडोज़ ने सपोर्ट में से निकाल दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स थे। तो जब कोई कंपनी ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च करते हैं ना जिस पे लोगों को बहुत भरोसा है, अब देखो कि देर आर क्रोर्स ऑफ पीपल हु आर यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सपोज कि विंडोज़ जो है वो विंडोज़ 10 के बाद विंडोज़ 11 लेके आए, तो जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, दे ट्राई टू स्विच टू विंडोज़ 11। लेकिन विंडोज़ 11 पे स्विच करने के बाद में अगर उनको पता चलता है कि इससे तो विंडोज़ 10 हम लोगों का 10 टाइम्स बेटर था, इसमें तो इतना बग्स आ रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए मुझे अलग से लाइब्रेरी ये वो बहुत कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। टेक्निकल पर्सन ठीक है एक बार कर भी लेगा, लेकिन नॉन टेक्निकल पर्सन जो है वो ये नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता है बेसिकली कि लोग जो नॉन टेक्निकल पर्सन है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आप जब उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने देते हैं तो वो दे ट्राई टू अवॉइड और दे ट्राई टू स्विच फ्रॉम योर ऑपरेटिंग सिस्टम टू सम अदर कंपनी। तो वही सेम आता है यहाँ पे। तो विंडोज़ विस्ता जब लॉन्च हुआ वो टाइम पे लिनक्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन विंडोज़ विस्ता ने जो लोगों को फ्रस्ट्रेट किया था ना, कि लोगों ने ऑल्टरनेट फाइंड किया, एंड दैट ऑल्टरनेट वाज लिनक्स। और वो टाइम पे लिनक्स का बूम होना चालू हुआ। आप देखो कि वही जो बूमिंग था उसके बाद में ही गूगल ने भी लिनक्स को अडॉप्ट किया और उन्होंने लिनक्स में से एंड्रॉयड बनाया 2005 में। गूगल ने 2005 में एंड्रॉयड बनाया और उसके बाद वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल वर्जन उसका वो टाइम पे लॉन्च हुआ। और धीरे धीरे फिर हम लोग, आप देखो कि विंडो 2008 टू 2010 का जो टाइम था वो टाइम पे हम लोग के पास स्मार्टफोन का एक एरा चालू होता है। और आज के टाइम पे बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। और आजकल तो मोबाइल में आप देखो कि वन प्लस का आप अलग से आपको वेरिएशन मिलेंगे, तो अलग अलग वापस उसमें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल बेस्ड भी मिलते हैं, विच आर अगेन लिनक्स से ही बने हुए हैं, लेकिन वेरिएशंस है, नाम अलग अलग है। तो ये बेनिफिट हो गया। देन वापस विंडोज़ ने विंडोज़ 8 लॉन्च किया।
अब विंडोज़ 8 जो था उसमें अगर आप देखेंगे ना, उन्होंने बहुत सारे जो फीचर्स है वो आप समझ लो कि डायरेक्टली उन्होंने उठा ही लिए थे या कॉपी कर लिए थे फ्रॉम दिस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज उबंटू बहुत सारे यूजर्स यूज़ कर रहे थे। तो बहुत सारे जो फीचर्स है ना विंडोज़ 8 जो स्टार्टिंग का वर्जन आया था उसमें भी आपको यहाँ पे ये देखो, ये उबंटू जो है, ये उबंटू में आपको लेफ्ट साइड पे नेविगेशन बार मिलता है। तो विंडोज़ ने विंडोज़ 8 में राइट साइड पे नेविगेशन बार डाला था, मतलब मैं माउस पॉइंटर यहाँ राइट साइड में लेके जाऊँगा तो यहाँ पे ये एक नेविगेशन बार ओपन होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में आज भी होगा। एंड फिर वहाँ पे आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस आते हैं, सर्च, शटडाउन, सब सारे यहाँ पे रहते हैं। और दूसरी बात कि आप देखो कि लिनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना वो बहुत क्विकली स्टार्ट हो जाते हैं और शटडाउन भी बहुत जल्दी होता है। विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स लाइक 3-4 मिनट्स टू स्टार्ट एंड शटडाउन के लिए भी कभी कभी 1.5 मिनट लेता है। शटडाउन में ज़्यादा टाइम लेते हैं इट्स फाइन, लेकिन स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं दैट्स नॉट फाइन विथ मैनी यूजर्स, बिकॉज जो मैक यूज़ कर रहे हैं या जो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में विंडोज़ जो है वो बहुत स्लो स्टार्ट होता है। तो जो विंडोज़ 8 आया ना, तो विंडोज़ ने क्या किया बेसिकली, अपना ये जो प्रॉब्लम था उसको एलिमिनेट करने के लिए विंडोज़ 8 के टाइम पे उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स के जैसा स्टार्टिंग स्पीड देने के लिए हाइबरनेट मोड एक्टिव किया। हाइबरनेशन आपने देखा, हाइबरनेशन एनिमल्स जो है वो विंटर सीजन में बहुत सारे जो कोल्ड प्लेसेस रहता है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे एनिमल्स जो होता है ना वो हाइबरनेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन में जाने का मतलब है कि उनका बॉडी जो है वो जिंदा रहेगा, वो सिर्फ गिन के उतना ही काम करेंगे जितना जिंदा रहे, वो 2-3 महीना जिंदा रहने के लिए उनको ज़रूरी है, बस उतने ही, उसको छोड़ के कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। उसको हाइबरनेट बोलते हैं। सो मिनिमम अपना अपना बॉडी का मिनिमम एनर्जी यूज़ करना, दैट्स हाइबरनेशन। तो अब लिनक्स जब चालू होता है ना तो लिनक्स क्या करता है, मिनिमम एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में चालू करता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट देयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स सो दैट फाइनल डेस्कटॉप यूज़र को यूज़ करने मिल जाए जल्दी से जल्दी। विंडोज़ में क्या होता है, आप विंडोज़ में जितने नए सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए रहेंगे ना वो सारे बैकएंड में स्टार्ट होते हैं और वो सब चालू होने के बाद में लास्ट में आपको ये विंडोज़ का डेस्कटॉप मिलेगा जहाँ से आप अभी एक नया फाइल फोल्डर कुछ भी चालू कर सकते हैं। तो ये विंडोज़ का ड्रॉबैक है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस को वो स्टार्ट पे चालू करता है, इनिशियलाइज करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली इनिशियलाइज हो गया सारे उनके जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ में, उसके बाद में फिर ये डेस्कटॉप लॉन्च होगा। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, जो मेन एप्लीकेशंस है विच आर रिक्वायर्ड जस्ट टू स्टार्ट माय ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको विंडोज़ अगर इफ विंडोज़ टेक्स 4 मिनट्स ना, तो लिनक्स जो है वो सेम काम विंडोज़ जो लिनक्स जो है वो 1 मिनट में चालू हो जाएगा आपका कंप्यूटर। ये बेनिफिट होता है। तो इसके लिए लिनक्स का स्पीड जो है वो बेटर था। अब विंडोज़ ने क्या किया, लिनक्स का सेम ये पैटर्न कॉपी करने का ट्राई किया। उन्होंने विंडोज़ 8 के अंदर हाइबरनेट मोड डाला, मतलब उन्होंने भी ट्राई किया कि हम लोग भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 को हाइबरनेट मोड में चालू करेंगे, जहाँ पे जो मिनिमम एप्लीकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हम लोग करेंगे, जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो जल्दी से चालू हो जाए, यूज़र को डेस्कटॉप मिल जाए। तो अब ये चीज़ हुआ, सक्सेसफुल हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि बैकएंड में अभी भी आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है वो अभी भी इनिशियलाइज हो रहा है। तो अब ड्रॉबैक क्या होता है कि आप जितना जल्दी यूज़र को डेस्कटॉप प्रोवाइड कर दोगे, यूज़र क्या करेगा, ब्राउज़र पे क्लिक करेगा, फोल्डर पे जाएगा, फाइल ओपन करने की ट्राई करेगा। मतलब अभी क्या हो गया, बैकएंड में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप तो जल्दी चालू कर दिया विंडोज़ 8 में, लेकिन बैकएंड में अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रनिंग है। और उसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि बैकएंड का बहुत सारा प्रोसेस पेंडिंग है, जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड में अपना काम कर रहा है और वो टाइम पे यूज़र भी वापस उसको नए नए कमांड दे रहा है कि भाई ब्राउज़र चालू करो, ये पीपीटी चालू करो, पीडीएफ चालू करो, वर्ड डॉक्यूमेंट चालू करो, ये एडिट करो। तो उससे मल्टीपल कमांड्स अभी क्लैश होने लगे। बैकएंड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क है वो और फोरग्राउंड में यूजर्स जो कुछ कमांड दे रहे हो, ये दोनों क्लैश होने की वजह से क्या हो गया कि आपका कंप्यूटर चालू होते ही अगर आप कुछ कमांड देते हो तो हैंग हो जाता है एंड इट टेक्स 5-10 मिनट्स
टू कम टू अ नॉर्मल मोड. सो पहले जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 4-5 मिनट ले रहा था, अभी चालू होने के बाद में अगर मैं कुछ कमांड दे रहा हूँ, इट टेक्स 10 मिनट्स, समटाइम 15 मिनट्स, समटाइम इवन मोर. तो कोई कोई कंप्यूटर्स पे तो विंडोज़ 8 को फाइनली इनिशियलाइज होने के लिए कभी कभी 20 मिनट्स भी लग जाते थे. सो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ज़्यादा वर्स्ट हो गया जब आपने उसको हाइबरनेट मोड पे डाला. वाई? बिकॉज आपने हाइबरनेट मोड पे तो डाला, लेकिन आपके बाकी के प्रोसेसेस जो है वो कंप्यूटर चालू होने के बाद में अभी भी इनिशियलाइज हो रहे हैं. तो उससे बेटर तो पहले वाला था ना कि हाँ, आप यूज़र को डेस्कटॉप ही तभी अलॉट कर रहे हैं जब आपके सारे सॉफ्टवेयर इनिशियलाइज हो जाए, सो दैट यूज़र अपने साइड से वापस कुछ कमांड्स ना दे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में क्लैश ना हो. तो आपने लिनक्स का जो आर्किटेक्चर, उसका जो एक पैटर्न है वो तो कॉपी किया, लेकिन वो आपका सक्सेस नहीं हुआ. एंड दैट इज़ द रीज़न आप देखो कि विंडोज़ बेस्ड जो मोबाइल आए थे और विंडोज़ 8 का जो फर्स्ट वेरिएशन आया था, इट वॉज फेल्ड मिजरेबली. ठीक है, वो बहुत गंदी तरह से फेल हो गया. और उसके बाद फिर आप देखो कि विंडोज़ 8.1 आया, फिर वापस उसको अपडेट करके विंडोज़ 10 आया. एंड दैट इज़ द रीज़न आप देखो कि विंडोज़ बेस्ड फ़ोन जो है ना वो मार्केट से निकल ही गए, बाहर ही निकल गए, बिकॉज और भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे. एंड अगेन दैट वाज अगेन एक कंपनी का मिस्टेक इज़ एन एडवांटेज फॉर इट देयर अपोनेंट. सो मतलब विंडोज़ 8 जो मिजरेबली फेल हुआ, विंडोज़ 8 वर्जन फॉर मोबाइल, लैपटॉप एंड टैबलेट, और उसने वापस ज़्यादा हेल्प कर दिया टू एंड्रॉयड, वन प्लस. ठीक है, या और भी आप वेरिएशंस देख लो. तो उसके बाद क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग मोर ऑन लिनक्स बेस्ड या एंड्रॉयड. या आप देख लो कि आईफोन का तो वो छोड़ ही दो, वो कंपैरिजन में ही नहीं आ रहा है. हम लोग यहाँ पे विंडोज़ और लिनक्स की बात कर रहे हैं. जो मैक यूज़ कर रहे हैं वो अलग ही है, उनका कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो रहा है. बिकॉज मैक इज़ ऑल्सो क्लोज सोर्स, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग किया है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. एंड दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वे फास्टर कंपेयर टू लिनक्स इज वेल. तो उनका कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है. दे आर नॉट इन कंपैरिजन. हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ यूजर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिसको यूज़ करता है और वाइडली जो अवेलेबल है. आपको कोई ऐसा कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जिसमें सारे 200 के 200 कंप्यूटर मैक वाले, वो कॉलेज अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा पहली बात तो. अलग से आपको मैक लैब्स मिलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने 25-30 कंप्यूटर्स मैक के डाले जिसके ऊपर कुछ स्पेशल टास्क करने के लिए. ठीक है, लेकिन सारे कंप्यूटर्स आपको मैक वाले मिलेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल. एटलीस्ट इन इंडिया दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. सो इसके लिए हम लोग के पास जो नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें आपके पास दो ही वेरिएशन या दो ही वर्जन्स होते हैं या दो ही पॉसिबिलिटी होता है, या तो विंडोज़ रहेगा या लिनक्स रहेगा. सो यहाँ पे आपको वही बताया कि विंडोज़ के स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे यूजर्स बहुत ज़्यादा थे, लिनक्स बहुत कम थे. फिर विंडोज़ के साइड से जो थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए और उसका ये जो ड्रॉबैक हुआ कि अभी लिनक्स के यूजर्स जो है वो धीरे धीरे विंडोज़ से भी थोड़े और बेटर बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, उसके आगे कर्नल लिखा हुआ है. कर्नल आपने सबने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, कर्नल मेन बॉस रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो आप देखो कि ये कर्नल को पूछे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई टास्क नहीं करेगा. अगर मुझे एक पेन ड्राइव भी ओपन करना है, मैंने पेन ड्राइव ओपन करने का कमांड डाला तो वो कमांड जो है वो पहले जाएगा कर्नल के पास में. कर्नल इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसके पास रिक्वेस्ट जाएगा, और अगर वो देखेगा कि जो यूज़र ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन किया है वो यूज़र को परमिशन है क्या पेन ड्राइव एक्सेस करने का, अगर है देन इट विल गिव दैट परमिशन, एल्स इट विल डिनाई. अगर मैं एक नया सॉफ्टवेयर, आप देखो कि आप कॉलेज के कंप्यूटर पे बैठे हो, स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है आपने, एंड यू ट्राई टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर टू दैट कंप्यूटर. अब अगर आप जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ट्राई करेंगे तो वो कमांड वापस किसके पास जाएगा, कर्नल के पास जाएगा. एंड इफ कर्नल अलाउज कि ओके ये यूज़र को परमिशन है टू इंस्टॉल और अनइंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, तो फिर वो कर्नल परमिशन येस बोलेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो टास्क परफॉर्म करेगा.
एल्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। सो बेसिकली जो भी आप छोटे से छोटा काम भी अगर आप करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो भी बेसिकली कर्नल के पास वो परमिशन जाता है, और कर्नल अगर अलाउ करेगा तो ही वो काम होता है। ओके, फाइल सिस्टम डिफरेंस है। विंडोज़ के अंदर जैसे हम लोगों ने बोला कि सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ऐसे ड्राइव्स बनते हैं, बराबर है। लिनक्स के अंदर आपके पास ऐसा डायरेक्टरी आर्किटेक्चर होता है। तो डायरेक्टरी आर्किटेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे स्पेसिफिक अलग अलग होम डायरेक्टरी बना दिया, उसके अंदर आप बाकी की डायरेक्टरी स्टोर करो। दूसरा कोई एक डायरेक्टरी बनाया जिसके अंदर आपके बाकी के कुछ डायरेक्टरी स्टोर रहेंगे। सो ऐसे अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, लिनक्स के अंदर आपके पास ट्री लाइक आर्किटेक्चर होता है, और विंडोज़ के अंदर हम लोगों के पास ऐसे ड्राइव्स होते हैं, पार्टीशंस जो बनते हैं। ये आपका डिफरेंस हो गया। लिनक्स में जो फोल्डर्स है उसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, और विंडोज़ में तो फोल्डर ही बोलते हैं। सो यहाँ पे इसको मैं विंडोज़ में इसको मैं फोल्डर बोलूँगा, लिनक्स में यही सेम चीज़ को मैं डायरेक्टरी बोलूँगा। सिक्योरिटी ज़्यादा वायरस अटैक विंडोज़ के ऊपर होता है। आप देखो कि अगर आप अगर कोई ना कोई वायरस बनाता ही है, बराबर है। तो अभी अगर वायरस एक बना रहे, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि वो वायरस जाके ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को हार्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बेनिफिट हो वो जो वायरस मैंने बनाने में मेहनत किया उससे। तो अब मुझे पता है कि 90% यूज़र्स जो है इंडिया में वो विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे वायरस बनाना है तो मैं लिनक्स के लिए ज़्यादा बनाऊंगा या विंडोज़ के लिए बनाऊंगा? ऑफ कोर्स विंडोज़ के लिए, जो ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि लिनक्स के ऊपर वायरस अटैक नहीं होता है। बेसिकली लिनक्स के ऊपर स्पेसिफिकली वायरसेस आपको कम मिलता है कंपेयर टू विंडोज़, बिकॉज लिनक्स के ऊपर वायरसेस जो बन रहे हैं वो कम बन रहे हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड यूज़र्स जो है वो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैंने बहुत मेहनत करके 1-2 महीना 3 महीना मेहनत करके एक अच्छा सा वायरस बनाया, तो मेरा ये मेन एम रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हार्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कंप्यूटर्स या डेटा चोरी करके लाए मेरे लिए। अगर जो भी टाइप का मैंने वायरस बनाया, तो वो टाइम पे मैं टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा विंडोज़ रहेगा, बिकॉज विंडोज़ ज़्यादातर आप देखो कि हॉस्पिटल में, ऑफिस में, कंपनीज में, हर जगह पे विंडोज़ ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू लिनक्स। सो दैट्स वाई दिस वन इज़ द मोर बेटर वन। सो आप देखो कि एक्सटेंसिवली ओएस जो यूज़ हो रहा है वो विंडोज़ है। इसके लिए आपको हैकर, स्पैमर्स जो है वो विंडोज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं, बराबर है। एंड उसके बाद आप देखो कि विंडोज़ ओएस में एक टाइम पे ये ब्लू स्क्रीन बहुत ज़्यादा आता था। मैंने भी जब विंडोज़ 8 इंस्टॉल किया था तो उसमें ये ब्लू स्क्रीन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं इसको। तो मेनली फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर मैंने डायरेक्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ही मैंने विंडोज़ 8 से विंडोज़ 10 किया। और ओके, ये स्क्रीन ऑफ डेथ जो है ना, उसके आने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे आप देखो कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में जो मेरा जो प्रोसेसर है वो सपोज 64 बिट्स है। आपने एटलीस्ट इतना तो पढ़ा रहेगा कि हम लोग के पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो 32 बिट एंड 64 बिट दो वेरिएशन में आते हैं। तो सपोज मेरे कंप्यूटर में ये विंडोज़ 10 है विच इज़ 64 बिट। अब मैं जो कंप्यूटर पे ये 64 बिट ओएस इंस्टॉल किया है, यहाँ पे मेरे पास जो प्रोसेसर है वो 32 बिट है। तो अब क्या हो गया, मेरा प्रोसेसर जो है वो स्लो है, ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट्स का है, तो वो 64 बिट डेटा एट ए टाइम प्रोसेसर को दे रहा है प्रोसेस करने के लिए, लेकिन मेरा प्रोसेसर एट ए टाइम 32 बिट डेटा ही प्रोसेस कर पा रहा है। या वाइस वर्सा कि जहाँ पे मेरा प्रोसेसर 64 बिट्स का है और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट्स का है, तो उससे क्या होगा कि प्रोसेसर जो है वो 64 बिट डेटा एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का ही है, तो वो एट ए टाइम 32 बिट ही दे रहा है। तो आपका प्रोसेसर का हाफ कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है। और बहुत सारे दूसरे जैसे अगर मेरे कंप्यूटर में अगर 8 बिट रैम है, 8 GB रैम है, 8 GB रैम है, और उसमें मेरा प्रोसेसर 64 बिट का है, प्रोसेसर, हाँ, मेरा कंप्यूटर का प्रोसेसर 64 बिट का है, लेकिन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस पर इंस्टॉल किया वो 32 बिट का किया, तो वो जो 8 GB आपके कंप्यूटर में रैम है उसमें से सिर्फ 4 GB यूज़ होगा, और उसमें आपके बाकी के जो अगर ग्राफिक कार्ड ये वो सब हाफ अपने कैपेसिटी पे यूज़ होगा। तो वो टाइम पे ऐसा ब्लू स्क्रीन आता है। और भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं, दिस इज़ वन रीज़न। और उसके सामने अगर आप लिनक्स देखेंगे ना, तो लिनक्स में आपके पास बेनिफिट क्या रहता है,
अब आप विंडोज़ देखो, विंडोज़ 10 को आप एक पुराने कोई कंप्यूटर पे जाके अगर इंस्टॉल करने की ट्राई करेंगे ना तो वो नहीं होगा, बिकॉज अभी विंडोज़ 10 के अंदर बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट फीचर्स है जो अभी के जो हम लोग के कंप्यूटर्स है ना उसी पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉबैक है। लिनक्स का हम लोगों का एडवांटेज क्या है, आप उसको पुराने से पुराने कंप्यूटर पे भी अगर इंस्टॉल करेंगे ना तो वो मिनिमम कैपेसिटी पे सर्टेन मिनिमम फीचर्स आपको सपोर्टेबल प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट में प्रोवाइड करेगा ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल। अब बहुत सारे जो हम लोगों के स्टैंडर्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर्स जो है ना, जैसे फोटोशॉप है या फिर अडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, तो जो ज़्यादा यूजर्स यूज़ कर रहे हैं ना उसके ऊपर आपको ये कॉम्पेटिबिलिटी मिलता है ये सॉफ्टवेयर्स का, कि जैसे अगर मुझे एनिमेशन करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, तो ज़्यादातर 90% यूजर्स जो है ना वो विंडोज़ यूज़ करता है ना। तो ये जो फोटोशॉप अडोब वाले जो कंपनीज है ना उन्होंने भी अपने सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा कॉम्पेटिबल विंडोज़ के ऊपर बनाया कंपेयर टू लिनक्स। तो अगर मुझे एनिमेशन या फोटोशॉप या ऐसा कुछ भी अगर काम करना है, डिज़ाइनिंग काम करना है, वो लोगोज बनाने हैं, या फिर कोई एक एनिमेटेड वीडियो बनाना है, कोई एक बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना है, कोई एक वीडियो एडिटिंग करना है, उसमें बैकग्राउंड में कुछ वॉइस डालना है, तो वो टाइम पे अभी आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको फिर अलग से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करना पड़ेगा, आप लिनक्स यूज़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा कॉम्पेटिबल लिनक्स के साथ है नहीं। जो फीचर्स आपको विंडोज़ पे मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक कि हम लोग लिनक्स यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक, बराबर है। अब आप देखो कि जो मैंने आपको उबंटू बताया ना, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि लिनक्स थोड़ा डिफिकल्ट होता था यूज़ करने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे आप लिनक्स या विंडोज़ कोई भी यूज़ करो, दोनों बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए। आप अगर मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ करना अगर सीख सकते हैं, आप नया कोई एक फ़ोन लेते हैं कोई एक नया कंपनी का जो आपने यूज़ नहीं किया कभी, तो आप 3-4 दिन अगर फंक्शंस एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या फंक्शन है, उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पे भी उबंटू में भी अगर आप एटलीस्ट अगर आप 4-5 दिन अगर निकालेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या फीचर्स है, क्या फंक्शंस है। तो ईज़ ऑफ यूजिंग भी बहुत है। प्राइवेसी अगर आप देखेंगे, विंडोज़ के अंदर प्राइवेसी इश्यूज़ है, लिनक्स के अंदर वो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को ओपन सोर्स है, हम लोग को पता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ है, कैसे है, कहाँ पे है, क्या हम लोग कर सकते हैं। विंडोज़ में प्राइवेसी इश्यूज़ थोड़ा आता है, स्पाईवेयर्स जो है वो ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं विंडोज़ के ऊपर। तो इसके लिए यहाँ पे आपका डेटा कभी कभी विंडोज़ के पास पूरा रिपोर्ट जाता है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, और लिनक्स के अंदर ये नहीं है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे मिलिट्री पर्पज़ के लिए अगर मुझे यूज़ करना है कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग लिनक्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग विंडोज़। इनक्रिप्शन कैपेबिलिटी भी ज़्यादा हम लोग खुद का डेवलप कर सकते हैं इन लिनक्स एज कम्पेयर टू विंडोज़, बिकॉज विंडोज़ आपको कोड अलाव ही नहीं कर रहा है ना, लिनक्स तो आपको कोड अलाव कर रहा है। तो इसके लिए आप वहाँ पे ये कैपेबिलिटीज़ डाल सकते हैं। सेम वे सोर्स कोड एक्सेसिबल है। लाइसेंस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइसेंस फीस बहुत बहुत मिनिमम होता है, और मोस्ट ऑफ जो लिनक्स के वेरिएशंस आते हैं या उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, वो आपको फ्री में ही अवेलेबल है। वाई दोज थिंग्स आर फ्रीली अवेलेबल? बिकॉज दैट्स कम विद GNU, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, GNU। G स्टैंड्स फॉर अ ग प्रोजेक्ट, इसको ग बोलते हैं, एंड NU स्टैंड्स फॉर नॉट यूनिक्स। सो लिनक्स जो है दैट्स नॉट अ यूनिक्स बट इट्स एन वेरिएशन ऑफ मतलब यूनिक्स का सिर्फ फोल्डर आर्किटेक्चर उन्होंने यूज़ करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो इसको हम लोग GNU, G साइलेंट रहता है इसमें GNU प्रोजेक्ट में, और NU बोलते हैं। NU मतलब नॉट यूनिक्स। तो G स्टैंड्स फॉर ग प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है। आप विकीपीडिया देखोगे तो आपको मिलेगा ये। NU मीन्स नॉट यूनिक्स। सो वी हैव लिनक्स कर्नल, बराबर है, लिनक्स कर्नल है, ये डेवलप होता है। तो जो भी कंपनीज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो ये कर्नल मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द मेन आर्किटेक्चर। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको सारा कोडिंग मिलता है, लिनक्स कर्नल। तो हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं और उससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में नए फीचर्स आते हैं। तो वो जो है वो ये GNU प्रोजेक्ट के अंदर बना है, और इसी प्रोजेक्ट के बेस पे आपको GPL लाइसेंस मिलता है, दैट इज़ जनरल पब्लिक लाइसेंस, जहाँ पे आपको वो सॉफ्टवेयर फ्री में यूज़ करने मिलता है। लेकिन आप वो सॉफ्टवेयर फ्री में यूज़ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके मार्केट में कमर्शियली आप बेच नहीं सकते विदाउट जिसका भी वो है, मतलब अगर
लिनक्स का जो फाउंडेशन है उसके पास से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा टू सेल दैट सॉफ्टवेयर। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से। विल कंटिन्यू अगेन फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको देखो बेसिक दिया हुआ है, रिलायबिलिटी कितना बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। आप जब कभी अगर आप विंडोज़ में कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं ना, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब रीस्टार्ट करेंगे ना, तब वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली अप्लाई होता है विंडोज़ के ऊपर, और तब वो प्रॉपर काम करता है। तो रिबूट मतलब रीस्टार्ट, बराबर है। तो जब आप अगर विंडोज़ पे अगर अपडेट भी करते हैं ना, तो वो टाइम पे भी आपको सिस्टम को रीबूट करना या रीस्टार्ट करना पड़ता है। आप देखो कि आपको बहुत बार नोटिफिकेशन भी आता है कि अगर विंडोज़ के लिए अगर कोई अपडेट आया हुआ है, सो आपको विंडोज़ को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट अपडेट्स गेट्स अप्लाइड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन योर कंप्यूटर। तो आप अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी करते हैं, तो उसके बाकी के जो रिमेनिंग फाइल्स होते हैं ना, उसको सिस्टम में से बाहर, गार्बेज फाइल्स को आपको सिस्टम से बाहर फ्लश आउट करने के लिए भी एक बार तो जो आपका कंप्यूटर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब आप देखो कि अगर मैं विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सर्वर पे रखता हूँ, और सर्वर इफ डिमांड्स की आपको हर एक अपडेट के ऊपर अगर आपके सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है आपको, और वो सर्वर आपको 24/7 चालू रखना है, रिमेंबर। और अगर वीक में अगर 2 बार अगर अपडेट आते हैं, वो टाइम पे अगर आप अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, इट टेक्स टाइम अगेन टू रीस्टार्ट, एंड बाकी के क्लाइंट्स के साथ जो कनेक्शंस है उसको री एस्टैब्लिश करने के लिए। आप देखो बैंकिंग सर्वर है, अब हफ्ते में 2 बार बैंकिंग सर्वर अगर रीस्टार्ट हो, और वही टाइम पे अगर मैं पेमेंट ट्रांजैक्शन डिटेल अगर डालूँ, तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब अगर आप ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करो जिसको आपको बार बार रीस्टार्ट ना करना पड़े हर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे। तो आप लिनक्स देखो, लिनक्स में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर कुछ अपडेट नहीं है ना, तब तक आपको लिनक्स को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना रीस्टार्ट किए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सपोज मैं उबंटू का 18 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और उबंटू का वर्जन 19 आया, सो दैट इज़ द टाइम जब मुझे पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर चेंजेस हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में, या मेजर अपडेट्स आए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आपके सिस्टम रिलेटेड कुछ अपडेट्स ना हो, बहुत मेजर अपडेट्स, तब तक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन विंडोज़ में ये प्रॉब्लम है, सो दैट्स वाई मैनी डिफरेंट कंपनीज दे प्रेफर टू यूज़ लिनक्स एज कम्पेयर टू विंडोज़। दूसरा, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ जो कॉल सेंटर्स भी अगर आपको मिलेंगे ना, तो वो भी उबंटू पे काम करता है, बिकॉज वो फ्री में आपका लाइसेंस फीस बच जाता है। जो इतने आपको अगर कॉल सेंटर में 100 कंप्यूटर्स भी है, तो हर एक कंप्यूटर के अगर हम लोग 1000 रुपीज़ भी अगर लाइसेंस का पकड़ते हैं, तो 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई विद 100 कंप्यूटर, आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट बच गया। सो इसके लिए कंपनीज जो है वो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये जो है, ये दिस आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज लिनक्स का कर्नल डिज़ाइन करने के बाद में, लिनस टॉरवॉल्ड जो पर्सन ने लिनक्स बनाया, उसने लिनक्स का कर्नल डिज़ाइन करने के बाद में उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था फॉर अ कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है ना, उनके लिए अपलोड करके बोला कि ठीक है, आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप अगर डेवलपर हो, तो आप अपने हिसाब से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करो अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, उसके ऊपर लुक एंड फील डालो, उसके ऊपर एडवांस फीचर्स डालो जैसे आपको पसंद आता है, और देन आप उसको यूज़ करो। तो लिनस टॉरवॉल्ड ने जो लिनक्स कर्नल एक सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बैक एंड आर्किटेक्चर जो बना के रिलीज़ किया, वो बहुत सारे कंपनीज ने एक्सेप्ट किया, एंड देन वो आर्किटेक्चर के ऊपर उन्होंने अपना GUI डाला, अपने हिसाब से सर्टन एडवांस फंक्शंस ऐड किए, और अपना एक वर्जन लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मार्केट में लॉन्च किया। तो लिनस टॉरवॉल्ड ने लिनक्स कर्नल जो डिस्ट्रीब्यूट किया था सब लोगों के बीच में, उसमें से बहुत सारे कंपनीज ने एक्सेप्ट करके उसको मॉडिफाई किया। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन।
तो उबंटू जो है दैट इज ऑल्सो वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। कुबंटू दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन, जुबंटू, फेडोरा, डेबियन, सेंटोस, आर्क लिनक्स, ऐसे हजारों डिस्ट्रीब्यूशंस है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी मिलिट्री पर्पस के लिए जो सर्वर्स इंस्टॉल होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में जो सर्वर्स इंस्टॉल होते हैं, उस पर हम लोग भी अपना खुद का एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसके हम लोग वो सर्वर पे यूज़ करते हैं। तो हम लोग ऐसे ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ नहीं करते। हम लोग वापस इसके अंदर भी हम जो ओरिजिनल जो लिनक्स है उसके अंदर भी हम लोग मॉडिफिकेशन करके हम लोग अपने कस्टमाइज चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे आप देखो कि उबंटू के भी अलग अलग वेरिएशंस है। तो अब उबंटू जो है दैट्स एन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स, और उबंटू का भी वर्जन आएगा, उबंटू 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अभी करंटली 19 वर्जन चल रहा है उसका। तो आपको यहाँ पे उबंटू के वर्जन्स मिलेंगे, लेकिन ये जो आप एंड्रॉयड जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। और वहाँ पे आप देखो कि एंड्रॉयड का भी आपको जो वर्जन 9, 10 मिलता है दैट इज़ ऑल्सो वर्जन, किसके वर्जन है, एंड्रॉयड के। और एंड्रॉयड क्या है, दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। तो लिनक्स कर्नल को वापस गूगल ने एक्सेप्ट किया, लैरी पेज ने, और उनके टीम ने मिलके लिनक्स को ही एक कंप्रेस करके एक मोबाइल वर्जन उसका प्रिपेयर किया, जो लिनक्स टॉरवॉल्ड ने नहीं किया था। बराबर है। तो बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐड, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई करके अपने अपने फ्लेवर, अपने अपने वर्जन्स मार्केट में जो लॉन्च होता है ना, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, याद रखो। विंडोज़ में ऐसा नहीं होता है। विंडोज़ में विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो है वही रिलीज़ करता है उसके वर्जन्स को। तो विंडोज़ में आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है। विंडोज़ ने किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अपना विंडोज़ का कर्नल, जिसको मॉडिफाई करके लोग अपने अपने मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम बना सके। ठीक है। देन लिनक्स, विच वन इज़ फॉर यू? मल्टीमीडिया, दोनों में ये बहुत प्रॉपरली काम करते हैं, गेमिंग दोनों में काम करते हैं। लेकिन हाँ, लिनक्स में बहुत सारे गेमर्स जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन अगर आप देखेंगे विंडोज़ के ऊपर बहुत सारे एक्स्ट्रा जो गेम्स है, आपको गेम्स के क्रैक भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा विंडोज़ के ऊपर ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए बहुत बार हम लोग विंडोज़ भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओपन सोर्स मैंने बता दिया, प्रोग्रामिंग भी अगर आपको करना है तो वो है। और यहाँ पे कंक्लूजन है। तो आपका सिलेबस का जो फर्स्ट जो पार्ट है वो हम लोगों का यहाँ पे हो गया, यूनिट 5 का। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जस्ट 1 मिनट, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, विंडोज़ बेस्ड एंड लिनक्स बेस्ड आर्किटेक्चर। तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका जो आर्किटेक्चर पढ़ा है वो सेम काम यहाँ पे चलेगा, अभी जो मैंने बताया वो। और उसके साथ में यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बता दिया कि वो कैसे काम करता है। इसका जो आर्किटेक्चर होता है, डायरेक्टरी फोल्डर आर्किटेक्चर, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वर्डप्रेस डेवलपमेंट कैसा होता है वो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्डप्रेस का एक वीडियो देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था वो वाला पार्ट। आज हम लोग होस्टिंग सर्विसेज जो है वो यहाँ पे देखेंगे, टाइप्स ऑफ होस्टिंग, और आगे के जो सर्टेन पॉइंट्स हैं वो देखेंगे अभी। सो जो मैंने विंडोज़ और लिनक्स का डिफरेंस बताया, एनीवन डाउट है किसी को भी? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। मैं ये लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। So here I am sharing this link. चैट में देखो आपको मिलेगा। ठीक है। सो आप एक बार ध्यान से ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है एक बार देख लो। आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, अदरवाइज फिर अभी हम लोग टाइप्स ऑफ होस्टिंग पे जाएंगे। सर वो विंडोज 7, 8 और उसमें आपने बोला था ना कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो लॉक नहीं था, एक डोर ओपन था। हाँ, वो अभी भी है कि बंद कर दिया अभी? नहीं नहीं, एक्चुअली एक डोर था, मतलब हम लोग जब आगे आप टेक्निकली अगर पढ़ोगे ना तो एक पोर्ट आता है बेसिकली, जो पोर्ट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए, मतलब लिनक्स टू विंडोज़ एंड विंडोज़ टू लिनक्स जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हम लोग वो पोर्ट स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। और वो पोर्ट जो था वो ओपन था, और वो विंडोज़ 10 में उन्होंने पैच कर दिया, मतलब बंद कर दिया।
विंडोज़ 8 तक वो ओपन था, तो जो वो रैंसमवेयर अटैक हुआ था वो विंडोज़ 8 तक हुआ था। विंडोज़ 10 वाले कंप्यूटर्स जो थे वो बच गए थे। ओके सर। एनी अदर डाउट? पे जो लोकल होस्ट यूज करते हैं वो पोर्ट से ही करते हैं ना? हाँ, उसके लिए भी हम लोगों का पोर्ट 80 होता है या पोर्ट 8080 होता है। मेनली अगर मैं दो वेबसाइट्स अगर एक साथ बना रहा हूँ तो आपका एक जो वेबसाइट है वो पोर्ट नंबर 80 पे जाएगा, दूसरा वेबसाइट पोर्ट नंबर 8080 पे जाएगा, तीसरा वेबसाइट के लिए मैं फिर और कोई मेरे पास जो पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं लोकल होस्ट पे यूज़ करने के लिए उसको मैं फ्री कर सकता हूँ। तो सर हम लोग बैक एंड और फ्रंट एंड हम लोग प्रॉक्सी से कनेक्ट कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ तो? हाँ, वो प्रॉक्सी से कनेक्ट करना है, वो आप विंडोज़ में और लिनक्स में दोनों में कर सकते हैं। वो बेसिक चीज़ है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। मतलब डेवलपमेंट तो मैं किसी के भी ऊपर कर सकता हूँ, तो वो आपको कॉम्पेटिबिलिटी जो है वो दोनों में सेम मिलेगा, उसमें कहीं पे फ़र्क नहीं है। हाँ, जो स्पीड वाइज डिफरेंस जो है वो हम लोगों को मिलता है। हाँ, लेकिन अगर मैं एक्चुअली अगर स्पीड वाइज डिफरेंस बोलूँ तो आपको ज़्यादा जो मेजर जो आपको एक फास्टर पेस मिलेगा डेवलपमेंट के लिए, कुछ ज़्यादा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैक के ऊपर मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज वी नो कि मैक का कंप्यूटर आप एक अगर लेने जाओगे उतने में मेरे विंडोज़ बेस या लिनक्स बेस 2-3 कंप्यूटर्स आ जाएंगे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाले। और आई कैन से कि एक मैकबुक के जगह पे मैं एक अच्छा सा गेमिंग कंप्यूटर ले सकता हूँ, फास्टेस्ट वन। तो इसके लिए मैक जो है या ऑफिस पर्पस के लिए, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप हो, अपना स्टेटस बताने के लिए मैक इज़ ओके। लेकिन अगर मुझे नॉर्मली अगर लेना है, आई एम फ्रॉम आईटी, तो अगर मुझे अगर 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट डालना है 1.5 या 2 लाख तक, अगर मुझे एक मैक का कंप्यूटर मिल रहा है उसके जगह पे मुझे अच्छा खासा डेल का या कोई भी एसर का, एचपी के गेमिंग कंप्यूटर्स का बेस्ट वेरिएशंस अवेलेबल है बेस्ट डिज़ाइंस के साथ में। सो आई कैन ऑफ कोर्स आई विल थिंक अबाउट दोज वन, राइट, जहाँ पे आपको 32 बिट मिनिमम रैम मिलता है, आपके पास 4 GB से 8 GB तक का तो ग्राफिक कार्ड होता है, देन 2 TB जितना तो आपको इनबिल्ट हार्ड डिस्क मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं आपके। सो सुपर फास्ट वो चलता है, तो मेनली मेरे पास वो भी ऑप्शन है। और वो अगर गेमिंग के लिए अगर मैं कोई कंप्यूटर ले रहा हूँ तो डेवलपमेंट के लिए तो ऑफ कोर्स वो बहुत सुपर फास्ट चलेगा। ओके, हम लोगों ने ये जो पॉइंट पढ़ा है ना, इसके साथ में आपने देखा है कि हम लोग इन विंडोज़ सपोज आई एम जस्ट आस्किंग यू, सपोज अगर विंडोज़ और लिनक्स का जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, अब अगर मुझे मेरा ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप के ऊपर मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ है, आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू एक्सेस इट, बराबर है। अब अगर किसी को अगर एक्सेस करना है मेरा कंप्यूटर, मेरे हार्ड डिस्क के ऊपर जो डेटा है वो, मेरे कंप्यूटर पे विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, हार्ड डिस्क से डेटा नहीं मिलेगा, लैपटॉप सपोज या कंप्यूटर जो भी है वो आपके पास। तो वो टाइम पे हम लोग बूटेबल सीडी और बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं जिसमें, पता आपको। सो उससे क्या होगा कि मेरे पास एक रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का सीडी मैंने अपने कंप्यूटर में ऐड किया, जो पासवर्ड सेटिंग्स है उसको बाईपास किया, और उससे डायरेक्टली मैं वो कंप्यूटर के डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये भी आपके पास बेनिफिट होता है कि अगर आप देखो कि विंडोज़ में अगर विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर है तो उसका जो पासवर्ड सेटिंग्स है उसको मैं बाईपास कर सकता हूँ। सेम वे मैं पेन ड्राइव से भी बना सकता हूँ, रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सीडी इंसर्ट करेंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया, और जब आपका कंप्यूटर चालू होता है, पता है बूटिंग मेन्यू में आपको F2, F8, F10 प्रेस करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जाके बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों के जो कंप्यूटर्स है वो बूट कहाँ से होते हैं, हार्ड डिस्क से बूट होते हैं। हार्ड डिस्क से बूट होने का मतलब है कि हार्ड डिस्क के ऊपर से वो जो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो फेच करते हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं, वैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है। अब अगर मैं उसका बूट ऑप्शन में बूट प्रायोरिटी चेंज करके हार्ड डिस्क से उसको अगर मैं सीडी ड्राइव पे डाल देता हूँ, सीडी रोम पे, तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, जहाँ पे वो बूट करने के लिए स्टार्ट कर रहा था हार्ड डिस्क से, उसके जगह पे अभी वो बूट कहाँ से करेगा, सीडी रोम से बूट करेगा।
तो सीडी रोम में मैंने ऑलरेडी मेरा एक रेडी एक सीडी बना के रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वहाँ से वो बूट होगा तो डायरेक्टली वहाँ से ही कंप्यूटर मेरा चालू हो जाएगा। तो जो भी मुझे डेटा रिक्वायर्ड है, चेक करना है, देखना है, वो मैं डायरेक्टली वहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, आपको वो नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। किसी को अगर ट्राई करना है दे कैन ट्राई, बट आपको सिर्फ जाके यहाँ पे एक टास्क जो आपको करना है, आप हर किसी के पास एटलीस्ट एक पेन ड्राइव होता है। सो आपको क्या करना है, जस्ट गो एंड सर्च हाउ टू मेक बूटेबल पेन ड्राइव। ठीक है, सो बूटेबल पेन ड्राइव, और उसके आगे मैं यहाँ पे लिखूंगा बूटेबल पेन ड्राइव। और आपको बूटेबल पेन ड्राइव में बनाना क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, उबंटू। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्रिएट अ बूटेबल यूएसबी स्टिक। सो आप अगर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सीडी या कुछ लगेगा। उसके जगह पे मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसको मैं यहाँ पे ये पेन ड्राइव के थ्रू यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव वाला। ठीक है, इंस्टॉल उबंटू, ट्राई उबंटू। अब ये दोनों वे में देख सकते हैं, फ्लैश ड्राइव पे एक आपका पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन जाएगा, मतलब आप वो पेन ड्राइव कनेक्ट करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड बाय द वे यू कैन इंस्टॉल 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल ऑन 1 कंप्यूटर, पार्टीशन बना के। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने जो वर्चुअल कंप्यूटर्स बना के उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं दैट इज़ डिफरेंट, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हो सकते हैं। तो जब कभी अगर मैं कंप्यूटर चालू करूंगा तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शंस बताएगा, आइदर यू वांट टू स्टार्ट विद विंडोज़ और उबंटू, या मतलब लिनक्स बेस्ड। तो आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं, बराबर है। सो अभी आपका टास्क ये है, आज ट्यूसडे आई थिंक ना, हाँ ट्यूसडे। सो अभी हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा वो हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा सैटरडे को। So before Saturday, it's your task to create a bootable pen drive. एक bootable pen drive बनाना है आपको, तो आपका जो pen drive है वो bootable हो जाएगा। और कैसे बनाना है, आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर लगेगा bootable pen drive बनाने के लिए, और उसके बाद में आपको Ubuntu जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वो इंस्टॉल होगा, सेटअप हो जाएगा, आपके पेन ड्राइव में होगा ये सब कुछ। तो आप 8 GB का एक पेन ड्राइव लेंगे और उसमें आपको ये सारी चीज़ें करना है। डू ट्राई इट। सो आगे के सर्टेन चीज़ों के लिए हम लोगों को ये बहुत इजीली हेल्प करेगा। अगर कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम लोग पेन ड्राइव में भी एक बूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिसको जो पेन ड्राइव यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा समझा तो फिर आपको आगे ये भी समझेगा कि हम लोग सिक्योरिटी बाईपास कैसे कर सकते हैं। एंड बाय द वे इन लिनक्स वी कैन पुट बूट पासवर्ड एज वेल, बूटिंग पासवर्ड। आप देखो कि नॉर्मली हम लोग विंडोज़ के अंदर आपको पासवर्ड कब पूछता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चालू होने के बाद में आपके सॉफ्टवेयर्स पूरे लोड हो जाते हैं विंडोज़ के फाइल्स। आपने देखा है कभी आपको, अगर मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास, उसके ऊपर मैंने पासवर्ड एंटर किया हुआ है, पासवर्ड सेट किया हुआ है आई मीन, अब आपको पासवर्ड वो लास्ट मोमेंट में पूछता है, डेस्कटॉप लोड होने के पहले पासवर्ड पूछता है। मतलब आपका आपका कंप्यूटर चालू हुआ, बूट हो गया। बूटिंग का मतलब है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। बूटिंग में क्या होता है, आपका हार्डवेयर वेरिफिकेशन होता है ना, कि हार्ड डिस्क प्रॉपर कनेक्टेड है, माउस कीबोर्ड ये सब जो ज़रूरत का सामान है आपके कंप्यूटर पे वो सब प्रॉपर कनेक्टेड है, सो दैट हम लोग कंप्यूटर चालू कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सके। ये बूटिंग में होगा। उसके बाद में कर्नल लोड होगा। कर्नल लोड होने के बाद में आपको अगर पता रहेगा तो और सर्टन फाइल्स लोड होते हैं। मैं सब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आपको अगर चाहिए तो जस्ट गो एंड व्यू, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े लेक्चर्स डाले हुए हैं। और TY में भी हम लोग लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोगों के बहुत सारे स्टेप्स फॉलो हो गए और लास्ट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियलाइज हो गया और फाइनली डेस्कटॉप यूज़र को हैंड ओवर करने के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विल आस्क फॉर अ पासवर्ड। तो अब जब इतना लेट अगर आपको अगर पासवर्ड पूछ रहा है तो वो टाइम पे बूटिंग तो पहले हो गया। अब आप देखो कि अगर मैंने एक रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का CD बना के रखा है तो आपको बूटिंग के बाद में लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनल लोड होने के बाद में आपको पासवर्ड पूछ रहा है, बूटिंग के लिए पासवर्ड नहीं पूछ रहा है।
तो मतलब आपका कंप्यूटर तो कंफर्म बूट होना ही है। तो अगर कंप्यूटर अगर कंफर्म बूट हो रहा है तो वो टाइम पे अगर मैं रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी डालूंगा तो बूट मेन्यू में से मैं बूटिंग को चेंज मतलब बूट होने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स जो है उसको फेच करने का ऑप्शन जो है वो अगर मैं चेंज करता हूँ हार्ड डिस्क से, अगर मैं उसको सीडी रोम पे डालता हूँ, तो जहाँ पे आपका कंप्यूटर पे स्टोर्ड इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होने के बदले सीडी में जो आपका इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके थ्रू भी आप कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप अंदर के जो फाइल्स है वो एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ अ ड्रॉबैक। अब लिनक्स के अंदर मेरे पास रेडीली ऐसा ऑप्शन आपको वहाँ पे जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे रेडहेट है ये आप इंस्टॉल करते हो ना, तो स्टार्टिंग में ही आपको पूछता है कि आपको पासवर्ड जो सेट करना है वो बूट टाइम पे करना है या लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिर्फ करना है। तो अगर मैं बूट टाइम पे अगर पासवर्ड डाल दूंगा ना तो वो आपको जब कंप्यूटर बूट होगा ना वो टाइम से ही आपको एक पासवर्ड पूछेगा, अगर वो नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूटिंग में भी वो आपको रोक देगा। सो ये बेनिफिट होता है हम लोगों का। सो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो सैटरडे एक बूटेबल पेन ड्राइव बना के आएंगे। यस और उस पर उबंटू डालना और उसके साथ में डू ट्राई टू इंस्टॉल दैट सेम उबंटू ऑन वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन हम लोग वर्चुअल मशीन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल में देखा रहेगा आपने। विच सॉफ्टवेयर वी यूज टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन? VMware। यस सुना है किसी ने? गाइस ये सुनो, हेलो, आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है? नो सर। ओके ओके ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम लोग वी बेसिकली यूज VMware, ठीक है। ये आपका VMware सॉफ्टवेयर आता है वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, विंडोज बेस्ड आता है। अब ये आप जो है ये देखो आप यहाँ पे वर्क स्टेशंस बना सकते हैं। सो मेरे एक कंप्यूटर के ऊपर ही मल्टीपल वर्क स्टेशंस मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ दिस। इमेजेस देखें अगर हम लोग, सो यहाँ पे देखो आपके पास ऐसे दो एक ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स नाम का सॉफ्टवेयर आता है और एक ये विंडोज़ का है माइक्रोसॉफ्ट का VMware है। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता है। मेरे कंप्यूटर में आई थिंक अभी नहीं है, फिलहाल के लिए मेरे कंप्यूटर पे नहीं है। मैंने जब हम लोग लिनक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं वो टाइम पे करते हैं। सो यहाँ पे ये देखो ये ऐसा कुछ वर्क स्टेशन क्रिएट होता है। सो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और उसके ऊपर वापस आप और एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये देखो ये वीडियो देख लो छोटा सा, आपको इजीली पता चल जाएगा। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप अपने कंप्यूटर पे अलग से एक वापस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का ट्राई करो, ठीक है। मैं इसका ध्यान से एक बार देख लो। With VMware Workstation 12 Pro. Now, I'm given some options here. I can create a new virtual machine. I can open an existing virtual machine. I can open a virtual machine by connecting to a VMware remote server, or I could connect to VMware vCloud Air. Let's create a new virtual machine. So I'll click this button, and I'll choose typical or recommended. अब यहाँ पे देखो हम लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने जो सेटिंग्स है वो क्या रखा, टिपिकल रखा। मतलब वर्चुअल मशीन आपका एक ओरिजिनल जो वर्चुअल मशीन है, आपका एक ओरिजिनल कंप्यूटर है जिसके ऊपर हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम है, देन उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा ही एक हम लोग वर्चुअल मशीन बना सकते हैं जिसके ऊपर आपके कंप्यूटर में से ही थोड़ा सा हार्ड डिस्क वहाँ पे शेयर होगा, थोड़ा सा रैम वहाँ पे शेयर होगा और ये परमानेंट शेयर नहीं होगा। जब कभी आप ये सॉफ्टवेयर चालू करेंगे वो टाइम पे वो टेम्पररी उतना सा पार्ट वहाँ पे अलोकेट रहेगा, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे नहीं रहेगा। सो देखो यहाँ पे अभी Now I'm given choices between installing from an installation disk, if I had some installation media like a DVD installer for an operating system, or I could install from a disk image file directly from an ISO file, or I can create my virtual machine first and then install the operating system afterwards. I'm going to choose this last option. I'll click Next, and now I need to choose which operating system I'm intending to put on this virtual machine. I'm going to be using Linux, and I'm going to install Ubuntu Lite or L Ubuntu.
So I'm going to choose version Ubuntu 60. सो देखो यहाँ पे अभी ये क्या बता रहा है कि हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, मतलब विंडोज़ के अंदर ही। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर चालू कब होगा? आप सबसे पहले विंडोज़ चालू करेंगे। विंडोज़ के अंदर फिर आप ये VMware नाम का सॉफ्टवेयर चालू करेंगे, और वो चालू करने के बाद में उसके अंदर फिर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा, दैट इज उबंटू। 4-bit, since that's the nearest version for Ubuntu. I'll choose next, and I'll title or give my virtual machine a name. और यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे उसको आप अपना नाम भी दे सकते Put here हैं। L, वो जो पर्सन है वो यहाँ पे नाम दे रहा है। and then I can also choose the location. I'll accept the default location, but if I have another drive, I could choose another drive to store this virtual machine. I'll click next. I'll choose the default of splitting the virtual disk into multiple files, which is the recommended option. सो यहाँ पे आपने मैक्सिमम डिस्क स्पेस, मतलब आपका जो वर्चुअल मशीन, आपका एक वर्चुअल कंप्यूटर ही क्रिएट होगा आपके ओरिजिनल कंप्यूटर में, उसको आपने यहाँ पे मैक्सिमम साइज कितना दिया है? 20 GB का। तो आपका जो भी कंप्यूटर है उसमें से 20 GB का टेम्पररी है, ये वेरिएशन बेस पे होता है, ऐसा नहीं है परमानेंटली ये 20 GB यहाँ पे आपका अलॉट हो गया। जब कभी आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 20 GB जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। जितने टाइम के लिए आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें उतने टाइम के लिए ही आप उसमें से ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप डिलीट कर देंगे तो ये 20 GB आपका फ्री हो जाएगा। तो ये कहीं पे जा नहीं रहा है आपके कंप्यूटर में से, ठीक है। सो आप यहाँ पे 20 GB हार्ड डिस्क अलॉट कर रहे हैं इसको, ये वर्चुअल मशीन को। And the maximum disk size is 20 gigabytes. I think I can get away with making it a little bit smaller, so I'll change that to 15. Okay, so I'll click next. And now I'm ready to click finish unless I want to customize my virtual hardware in the virtual machine. I'm going to choose this option, customize my hardware. सो देखो यहाँ पे आपके पास जो आपका जो वर्चुअल मशीन बनेगा, एक वर्चुअल कंप्यूटर बनेगा, उसके ऊपर देखो यहाँ पे मेमोरी मतलब रैम। तो आपका मिनिमम रैम यहाँ पे क्या बता रहा है? 1 GB अप्लाई हुआ है। तो अगर सपोज कि आपके पास अभी आपके कंप्यूटर में अगर 4 GB रैम है तो उसमें से यहाँ पे 2 GB अप्लाई होगा। अगर 8 GB रैम है तो भी उसमें से 2 GB अप्लाई होगा, 3 GB या 4 GB आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसर हम लोग के पास मल्टी कोर प्रोसेसर है, तो उसमें से एक कोर जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। CD DVD ऑटो डिटेक्ट, मतलब आपको एक CD या DVD आप अपने कंप्यूटर में अगर इंसर्ट करते हैं तो वो सबसे पहले आपके विंडोज़ में डिटेक्ट होगा। अगर आप विंडोज़ से उसको डिनाई करेंगे तो फिर आपका ये जो वर्चुअल कंप्यूटर बनता है ना, उसके अंदर भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये जो वर्चुअल मशीन आपने जो बनाया है, वर्चुअल मशीन या वर्चुअल कंप्यूटर, और उसके ऊपर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपके विंडोज़ कंप्यूटर में जो इंटरनेट एक्सेसिबल है ना, वो सेम यहाँ पे भी काम करेगा। सेम वे USB, साउंड, प्रिंटर, डिस्प्ले, सब कुछ यहाँ पे काम करेगा। And right at the top, I'm in memory, so I'll change the default memory of 1 gigabyte to 2 gigabytes by changing 1024 here to 2048. Now I'll use 2048 megabytes of memory. I'll click on processors and change the number of cores from 1 processor to 2. And then for new CD DVD, I'll choose this optical drive setting. This will be my virtual optical drive. And instead of using the physical drive on my computer, अब देखो आप लोग को यहाँ पे क्या बताया? ISO इमेज। आप जब उबंटू का मैंने जैसे आपको बोला बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए, तो आप वो बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो, या फिर आप उबंटू का सिंपली ISO फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मतलब ये आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कैसे आपके पास एक वर्चुअल CD होता है, सो वैसे ही एक वर्चुअल CD यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो ISO इमेज, मतलब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्चुअल CD मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और उसमें से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होगा। I'm going to choose use an ISO image file. That way the optical drive will boot directly into my installation media, my ISO image. So I'll need to browse for that. And there it is. I'll select it. You can see it's loaded in here. And everything looks pretty good. I'll accept the default settings for my network adapter, which is in NAT mode, and I'll click close and finish. So now my virtual machine has been created. You can ये देखो, ये हम लोगों का एक वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी हो गया।
वो वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे आपका फिजिकल कंप्यूटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो आपका एक वर्चुअल कंप्यूटर बन गया कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, उबंटू इंस्टॉल करने के लिए, बराबर है, जिसपे सिर्फ उबंटू ही इंस्टॉल होगा ये वर्चुअल कंप्यूटर के ऊपर। और उसमें रैम आपके पास 2 GB है, प्रोसेसर आपके अगर ऑक्टा कोर है, क्वाड कोर है, तो उसमें से 2 कोर जो है आपके प्रोसेसर के वो यहाँ पे अलॉटेड है। हार्ड डिस्क आपका 15 GB का है। CD DVD यस, यहाँ से आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम का CD जो है वो सिलेक्ट किया है। नेटवर्क अडेप्टर फिलहाल के लिए हम लोगों ने नेट रखा है। USB प्रेजेंट है। साउंड ड्राइवर्स ऑटो डिटेक्ट होंगे जब अगर आप साउंड कुछ प्ले करेंगे इसमें, तो वो सब हो गया। तो ये आपका एक वर्चुअल कंप्यूटर रेडी हो गया इनसाइड दिस सॉफ्टवेयर दैट इज VMware। You can see the settings of the virtual hardware right here. All I need to do now to start the installation is power on the virtual machine. And I can do this here or here. I'll just click power on this virtual machine. So my mouse is now captured by the virtual machine in this window. अब देखो आपके पास 2 माउस हो जाएंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो एक माउस जो होगा वो आपका ये विंडोज़ का होगा, और एक माउस जो होगा वो आपका ये वर्चुअल मशीन के अंदर का होगा। तो वो अंदर वाला जो माउस है वो यूज़ करके आप यहाँ पे उबंटू में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो नाम देंगे ना वो नाम से यहाँ पे अभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल उबंटू ही होगा। और आपने जो वो वर्चुअल CD जो बनाया हुआ है ना, वो वर्चुअल CD यहाँ से इंस्टॉल होगा। Now I'm given some choices here with Ubuntu. I can try Ubuntu without installing, but I do want to install it. So I'm going to use the arrows on my keyboard and arrow down to. देखा आपने अभी ये जो स्टेटमेंट बोला वो क्या है, विदाउट इंस्टॉलिंग भी आप ट्राई कर सकते हो उबंटू, है ना। सो यहाँ पे Install Ubuntu and then press enter. This should now start the installation process. Notice that if my mouse is captured by the virtual machine, I'm given instructions to press Control-Alt to release the mouse from the. So यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आपको अगर आपका माउस जो है वो अभी फिलहाल एक्टिव किस में है, ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ये जो वर्चुअल कंप्यूटर दिख रहा है उसके अंदर एक्टिव है। यहाँ से बाहर अगर आपको आना है तो ऑल्ट कंट्रोल आपको दबाना पड़ेगा, ऑल्ट एंटर आप दबाएंगे या ऑल्ट कंट्रोल दबाएंगे तो आप विंडोज़ का माउस एक्टिवेट करेंगे। वापस ये ब्लैक विंडो में क्लिक करेंगे तो विंडोज़ का माउस डीएक्टिवेट होके ये वर्चुअल कंप्यूटर का माउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो नीचे आपको ऑप्शन दिखते हैं जिससे आपको अपना विंडोज़ का माउस एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना रहता है। ऑल्ट एंटर या ऑल्ट कंट्रोल दोनों में से एक शॉर्टकट काम करता है। Virtual machine. All right, I'm presented with the installation screen, so I'll capture the mouse again into the virtual machine window, choose the language, press continue. I'll choose this to install the third-party software. Click continue. On the next screen, I'm given a choice, and this, if you're new to creating virtual machines, don't let this fool you. It gives me a warning. This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do? Erase disk and install Ubuntu. Now, this doesn't mean it's going to erase my hard drive on my computer. It's going to erase the. सो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं बेसिकली। तो ये क्या बता रहा है कि आपने जो 20 GB स्पेस ऑपरेटिंग 20 GB आपने हार्ड डिस्क स्पेस जो दिया हुआ है ना, तो उसको ये वर्चुअली फॉर्मेट करेगा। मतलब आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ डाला हुआ है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम आपका क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज़ द फाइल सिस्टम ऑफ विंडोज़ OS? एनीवन? FAT32, FAT16 और दूसरा कौन सा फाइल सिस्टम होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का? अभी का लेटेस्ट वाला फाइल सिस्टम कौन सा है गाइस? लेटेस्ट वाला फाइल सिस्टम कौन सा है? NTFS. Yes, NTFS. NTFS stands for New Technology File System. So अगर मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर विंडोज़ इंस्टॉल करता हूँ तो आपका हार्ड डिस्क सबसे पहले फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होने का मतलब है कि वो NTFS फाइल सिस्टम के थ्रू फॉर्मेट होगा, जिसके थ्रू विंडोज़ बेस्ड फाइल्स उसके ऊपर इजीली रीड राइट एडिट हो पाए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो आपका हार्ड डिस्क का जो 20 GB जो है ना, उसको ये वर्चुअली फॉर्मेट करेगा। उसके ऊपर का डेटा, उसके ऊपर जो फाइल सिस्टम अभी के लिए अप्लाइड है वो है NTFS। ये उसको वर्चुअली इरेज करके उसका फाइल सिस्टम
ext3 ext4 जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है ना, उससे वो इरेज करेगा, सो दैट लिनक्स के फाइल्स या लिनक्स के जो सिस्टम फाइल्स है वो इजीली वो स्पेसिफिक स्पेस पे राइट हो पाए। इसके लिए ये वाला ऑप्शन है। The virtual disk, the virtual hard disk of this virtual machine. So I do want to choose option 1 here, erase disk and install Ubuntu. So I'll click install now. And I'm given another warning. I'll click continue. I'll accept my default location. Choose my keyboard layout. Notice that I may need to scroll the window over. No problem. Give myself a name and a password. If I want to, I can have the system log me in automatically, but for security reasons, I wouldn't want to choose that. And if this needed to be a secure system, I could encrypt my entire home folder. देखो यहाँ पे आपको एनक्रिप्शन भी वो अलाउ कर रहा है, मतलब आपके जो भी फाइल्स रहेंगे वो एनक्रिप्टेड रहेंगे। इफ समवन ट्राइज टू कॉपी इट तो वो डायरेक्टली वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दिस फाइल्स इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। I'll click continue. And now the necessary files are being copied and the installation is proceeding. Okay, the installation is complete and all I need to do is restart my system to start using my new VM. So I'll click restart now. I'm given a message to remove the installation medium and then press enter. I'll just press enter because my installation media is the ISO file which I connected to my virtual optical drive. तो देखो बैकएंड में जो मेन कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कंप्यूटर पे भी वो कौन सा है, विंडोज़ है, और उसके ऊपर हम लोगों ने VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल किया। सो आई कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हियर। मैं उबंटू डाल सकता हूँ, रेडिट डाल सकता हूँ, विंडोज़ XP डाल सकता हूँ, विंडोज़ का और कोई वर्जन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सो मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स यहाँ पे चला सकते हैं। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पार्ट देख लिया। आपको भी ये सेम जो है ना ये पैटर्न ट्राई करना है, और आपने अगर नहीं देखा रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने भी जैसे आपके वेब प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स है वैसे आपको मेरे चैनल के ऊपर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स भी मिलेंगे। उसमें से सिर्फ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रैक्टिकल है वो फॉलो करना है। आई जस्ट शेयर दैट लिंक हियर। ओके, सो आई एम शेयरिंग इट हियर। तो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो जो इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताए मैंने यहाँ पे, एक्चुअली हम लोग F5 में और TY में हम लोग रेडिट इंस्टॉल करना सिखाते हैं, बिकॉज उबंटू जो है वो काफ़ी सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी बहुत इजीली यूज़ कर सकता है। रेडिट के अंदर आपको थोड़े से कमांड्स प्रैक्टिस करने में बेटर होता है, थोड़ा वो यूज़ करने में आपको पता चलता है कि अगर आपको रेडिट यूज़ करने अगर आ गया तो आप बहुत सारे दूसरे लिनक्स के जो वर्जन्स है, वेरिएशंस है या डिस्ट्रीब्यूशंस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको रेडिट अगर यूज़ करने आता है तो आप काली लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली हम लोग एथिकल हैकिंग या वो सब पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ट्राई करो, आप वैसे ही आप काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, आप रेडिट इंस्टॉल कर सकते हैं, और एल्स यू कैन इंस्टॉल उबंटू। तो आपको ये जो मैंने बताया वैसे आपको एक बार ट्राई करना है। ओके, डू ट्राई इट। आपको अगर चाहिए तो मैंने TY के लिनक्स के प्रैक्टिकल्स भी वहाँ पे सिखाए, उसके भी वीडियोस है लिनक्स बेस्ड, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ट्राई करना एक बार तो। सो नेक्स्ट लेक्चर, आज तो मैंने सिर्फ यही बताया, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अभी जो होस्टिंग वाला जो टॉपिक है, पूरा नया टॉपिक है, वो देखेंगे अभी हम लोग। सो यहाँ पे आपको जो TY के मेरे लिनक्स के प्रैक्टिकल लेक्चर्स है ना, उसमें आपको एक DNS नाम का प्रैक्टिकल मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग एक डोमेन कैसे बना सकते हैं लोकल नेटवर्क के लिए, आप वो देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, सो आज मैं कुछ और नया नहीं करा रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। वी आर डन फॉर टुडे।